नमस्कार, मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रूथ 24x7। और आज का जो वीडियो है वो बिहार पॉलिटिक्स के ऊपर है। बिहार पॉलिटिक्स माना जाता है हिंदुस्तान में सबसे अलग पॉलिटिक्स वहां पे चलता है। और अभी खास करके जो समय देख ले, केंद्र का सरकार बिहार के बैसाखी पे ही चल रहा है। बिहार और आंध्रा के बैसाखी पे, एक साइड में बिहार तो एक साइड में आंध्रा, ऐसा पॉलिटिक्स है बिहार का। और बिहार का जो इतिहास है पॉलिटिक्स का काफी इंटरेस्टिंग है पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो आउटसाइडर है बिहार को वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। हम दोनों का ये प्रयास रहेगा कि आज की वीडियो में कि बिहार के पॉलिटिक्स को डीपली और आसान भाषा में कैसे समझा सके, कैसे आप लोग को बता सके, एक एक बात को हम लोग कोशिश करेंगे डीपली एक्सप्लेन करने का। बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ मेरे दोस्त राहुल हैं, हमेशा की तरह अलग अंदाज में जिम करके और बढ़िया बॉडी बना ली है। देखिए आज। हाँ राहुल, कैसे हैं आप? बढ़िया है हम तो। हाँ बहुत बढ़िया। तो जनता आप लोग कैसे हैं? क्या बात है, क्या बात है। तो जैसा कि आपको बता ही दिया सौरभ जी ने कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। बात भी करना चाहिए, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कोई को नॉलेज है नहीं कि पॉलिटिक्स, बिहार में पॉलिटिक्स कैसे चलता है और कैसे क्या सीट वगैरह जो भी इलेक्शन होता है कैसे होता है। तो आज के वीडियो में यही है कि पूरा अच्छे से विस्तार में आपको हम समझाएंगे और उसी से मानते कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार को लोकेशन के हिसाब से। बिहार को कैसे बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो बिहार में 9 एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रजा मंडल बोलते हैं, और 38 डिस्ट्रिक्ट है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो मेन टॉपिक है, क्योंकि 38 डिस्ट्रिक्ट है उतना कवर करना मुश्किल है, तो हम लोग पार्टी के बारे में बात करते हैं। बिहार में अभी 2 मेन पार्टी चल रही है, जिसको वर्सेस कहते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये 2 आदमी के बीच में फाइट होता है। तो मेन बिहार में जो पॉलिटिकल फाइट चल रहा है ना, तो वो एनडीए और आरजेडी के बीच में चल रहा है। एनडीए गठबंधन और आरजेडी के बीच में चल रहा है। ये 2 मेन पार्टी का गठबंधन है। बिहार में जो मुख्य पार्टियां हैं, आरजेडी है, जो लालू यादव और उनके बेटा अभी तेजस्वी यादव काफी जोरों शोर से चला रहे हैं उस पार्टी को। और जदयू पार्टी है जो एनडीए के गठबंधन में है। हम पार्टी है, कुशवाहा समाज का एक पार्टी है, वो भी अभी एनडीए में ही गठबंधन है। ये सब पार्टी है। और एक नया पार्टी अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। 2 अक्टूबर को बहुत ही ज्यादा चर्चित में। हाँ, काफी ज्यादा चर्चित, एक्टिव, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा एक्टिव, गाँव घूम रहे हैं। काफी ज्यादा एक्टिव है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उनका पार्टी बनेगी। और ईस्ट चंपारण मोतिहारी से वो पार्टी बन रही है। वो जगह उन्होंने क्यों चुना है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। बड़ा फेमस है चंपारण, थोड़ा बताइए उसको। हाँ, क्या वहाँ पे चलता है पॉलिटिक्स का वगैरह? हाँ, वहाँ पे ऐसा है कि हिस्ट्री है वहाँ का कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण से स्टार्ट किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छताग्रही अभियान, उसके हम भी एक मेंबर थे, स्वच्छताग्रही के सदस्य एक हम भी थे। तो उन्होंने 2017 में वहां से स्टार्ट किया था। इसलिए इनका है कि प्रशांत किशोर जी का है कि वहां से वो स्टार्ट करेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे। वहां से जो भी स्टार्ट करते हैं काफी अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए हमको। हाँ, मेरा क्वेश्चन अचानक से आया, दिमाग में हिट किया कि चलिए एक नया पार्टी आया है, तो बहुत सारा पार्टी है, ठीक है, तो किस कारण ये प्रशांत किशोर ने सोचा, क्यों सोचा कि अपना पार्टी अलग सा बनाए और बिहार को, मतलब ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि अपना पार्टी आरंभ करे, किस लिए, रीजन बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब प्रशांत किशोर के बारे में भी बताइए। हाँ, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में पहले मैं बताता हूँ। प्रशांत किशोर जी का काम था पॉलिटिकल जो लीडर है, पॉलिटिकल जो पार्टी है ना, उनको वो एडवाइस करते थे कैसे इलेक्शन लड़ा जाए। एक इलेक्शन पहले जो मेथड था ना, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था।
कैसे भी कुछ भी हो रहा है, कोई रूल या कोई एक फ्रेम में नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने 2014 में सबसे पहले इंडिया में एंट्री मारते हैं बीजेपी के साथ, और मोदी जी का जितना भी एडवर्टाइजमेंट टीम था उसको अपने अंडर लेते हैं, और एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है, नारा कैसे बनाया जाता है, जो नया नया इनोवेशन किए एडवर्टाइजमेंट दुनिया को एकदम बदल के रखती है। और 2014 में आप देख सकते हैं कि मोदी ने कितना बड़ा मोदी लहर, मतलब फर्स्ट टाइम में तो नाम पे, सेकेंड टर्म में तो चलो भाई ठीक है, काम के ऊपर भी थोड़ा वोट उनको मिला, 2014 में नहीं था। और इतना ही नहीं, सिर्फ मोदी, उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु में काम किया एमके स्टालिन के साथ, और आज तक डीएमके पार्टी ने जितना वोट नहीं अर्जित किया था, प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर काम किया और उससे ज्यादा पहले से बेहतर काम किया। इसी तरह आंध्रा में उन्होंने काम किया, वहां पे भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा। उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के साथ, वहाँ उसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बताइए। हाँ बताते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। जब महाराष्ट्र में आए शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ उनका जब काम था, तो एकनाथ शिंदे का इलेक्शन बहुत भारी मतों से जीते। तो उनका था कि आप बताइए इसके बदले में आप क्या लेना चाहते हैं, इसका पैसा कुछ भी। तो उन्होंने 1 रुपया भी प्रशांत किशोर ने नहीं लिया था। कहा था कि बिहारियों के साथ महाराष्ट्र में काफी ज्यादा भेदभाव होता है, इसको आप खत्म कर दीजिए, बिहारियों के साथ जो बर्बरता होता है उसको खत्म कर दीजिए। महाराष्ट्र से उस इलेक्शन के बाद एकदम ही मतलब ये शब्द ही खत्म हो गया, बिहारी वर्ड से मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा, खत्म हो गया। दूसरा का आपका क्वेश्चन था कि प्रशांत किशोर को क्या जरूरत था पार्टी बनाने की। और नीतीश कुमार के साथ इलेक्शन में जब आए ना काम करने, तो वो इलेक्शन में कब आए, सीएम पद से नीतीश कुमार हट गए थे, 3 महीना के लिए सीएम पद पे थे जितेंद्र राम मांझी जी थे। तो ये पता है कि मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने जा रहा है नीतीश कुमार का। ये आए, नया नया फंक्शन बताया कि ऐसे ऐसे आप पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा किया, सबसे पहले पद अपना हासिल किया, उसके बाद उन्होंने काम किया। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था, ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया दिया हुआ था। हर घर जल नल योजना, ये प्रशांत किशोर जी का आइडिया दिया हुआ था, जिसपे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पर वो जितना अच्छे से चाह रहे थे करने के लिए, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं उस जगह के बारे में आप बाहर जाते हैं, क्रिटिसाइज सुनते हैं, तो आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा करे कि उस जगह को अच्छा बना सके, नहीं समझे। तो वो बन नहीं पाया उनसे, नीतीश कुमार उतना नहीं कर पाए उनके लिए। तो उन्होंने अपना पार्टी बनाना शुरू किया। तो पहले पार्टी बनाने से पहले उन्होंने संगठन बनाया। लगभग 2 साल से वो पद यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव मतलब पैदल घूम रहे हैं और पार्टी बना रहे हैं, अपना लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बातें, उनका जो स्पीच आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो डांट रहे हैं, जनता को डांटते हैं। कहते हैं कि आज तक आपने बोतल के नाम पे वोट दिया, मुर्गा के नाम पे वोट दिया, आप अपने जाति के नाम पे वोट दिया, अब आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। बिहार में सबसे भी बुरा स्थिति ये है कि बिहार में 80% जो युवक है, नवयुवक है, वो बिहार से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से बिहार जिस रेशियो से प्रोग्रेस करना चाहिए वो रेशियो से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। चाहे काम के लिए बच्चा बाहर रहे या एजुकेशन पर्पस के लिए, हम ही बिहार से ही हैं, पर हम बिहार से बाहर रह रहे हैं क्यों, एजुकेशन पर्पस। हम 3 भाई, तीनों भाई बाहर रह रहे हैं, मेरे पापा जी है काम करते, वो भी बाहर। तो समझिए हमारे घर में कोई बिहार से नहीं, समझ रहे हैं। तो ये बिहार के लिए काफी ज्यादा सेमफुल बात है, काफी ज्यादा शर्मिंदा का बात है कि बिहार में हम लोग को टाइप का एजुकेशन, हेल्थ, कोई चीज चाहिए, चलो बिहार से बाहर घूमना है, चलो बिहार से बाहर, ये सब तो चल ही रहा है। पर एक अभी 2 दिन पहले अभी एक न्यूज सुनी है, काफी ज्यादा सुन के मुझे खुशी हुआ है कि गोवा से ज्यादा, समझ रहे हैं, 2 साल, हाँ सुने ना, सुने। गोवा से मतलब अधिक क्या बोलते हैं, टूरिस्ट बिहार में मतलब आए हैं, गोवा से ज्यादा। हाँ, जबकि गोवा का मतलब काफी ज्यादा ऐसा है, थोड़ा सा भाई क्या बोलते हैं, वाइब है उसका,
ये सब चलता है। और बिहार के कुछ खास सीट है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जिस सीट से आते हैं, ईस्ट चंपारण। कुछ ऐसा सीट है ना, वहाँ पे कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है, जिनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम ईस्ट चंपारण से आते हैं, वहाँ पे है राधा मोहन सिंह जी, बीजेपी से है। वो ऐसा लगता है राधा मोहन सिंह जी के बारे में कि किसी भी पार्टी का लीडर है। हमको तो लगता है कि मतलब वहां से अगर लालू यादव जी भी अगर खड़े हो जाए ना, तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। और वहां के आम जनता से बात करेंगे तो वो लोग सब मतलब थोड़ा सा नाराज लगते हैं राधा मोहन सिंह जी से, पर जब वोट देने का टाइम आता है तो लोग आंख बंद करके राधा मोहन सिंह जी को वोट देते हैं। काम भी उन्होंने किया है, नहीं समझे, ये उनमें क्वालिटी है। और पिछली बार वो एक कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बीजेपी के अभी वो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं बेगूसराय काफी ज्यादा चर्चित सीट है, हाँ, जहां से गिरिराज सिंह 2019 के इलेक्शन में गिरिराज सिंह के अगेंस्ट में कन्हैया कुमार खड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी से, जो जेएनयू के प्रेसिडेंट, जिन पे देशद्रोही का आरोप लगा था। तो काफी ज्यादा उस सीट पे मतलब 2019 में हौवा बनाया गया था। कन्हैया कुमार के सपोर्ट में जो लोग आए थे वोट मांगे, कई बड़े बड़े हस्ती आए थे, जावेद अख्तर, उनकी पत्नी, और भी कई लीडर आए हुए थे। गिरिराज सिंह के सपोर्ट में अमित शाह आए थे। मोदी जी आने वाले थे पर कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, सिर्फ अमित शाह आए थे, और 21,000 वोट से गिरिराज सिंह ने जीता था। मतलब बुरा तरह से जो बोलते हैं ना, कन्हैया कुमार को हराना। और उस समय कन्हैया कुमार का मतलब इतना ज्यादा हौवा बना था कि उस समय कन्हैया कुमार किस पार्टी से थे? अभी तो इंडियन कांग्रेस से है, हाँ, कांग्रेस से। तो उस समय वो कम्युनिस्ट से थे। अच्छा, कम्युनिस्ट। हाँ, उसके बाद मतलब उन्होंने चेंज कर लिया, अभी फिलहाल में ही इलेक्शन। अच्छा, कम्युनिस्ट। हाँ, उसके बाद मतलब उन्होंने चेंज कर लिया, अभी फिलहाल में ही इलेक्शन उन्होंने दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से इलेक्शन लड़े हुए थे, फिर हार गए। मनोज तिवारी उनके अगेंस्ट में थे। कन्हैया कुमार अच्छे स्पीकर है, पता नहीं क्यों हार जाते। और 2019 में उनका इतना हम सपोर्ट किए थे ना, कि मेरे घर के आसपास के सभी लोग आज तक आके पूछते कहाँ हो कन्हैया कुमार, कैसे, मतलब उनका बात है। इसी तरह एक और बिहार बहुत फेमस लीडर हैं, पप्पू यादव। हाँ, पप्पू यादव अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे और इलेक्शन में आ गए थे और जीत गए थे। और आज तक मतलब उनका सीट कोई कब्जा नहीं कर पाया, दूसरी जगह से वो लड़े हैं और हर बार जीतते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी अपना खत्म कर लिया और मर्ज कांग्रेस में कर लिया। उसके बाद उन्होंने सीट मांगा कि हमको पूर्णिया से सीट दीजिए, पूर्णिया से उनको सीट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। हाँ, निर्दलीय लड़ गए। क्या कमाल का मतलब कैरेक्टर है पप्पू यादव जी, और भारी मतों से जीते। और बढ़िया मतलब उसी तरह मुकामा मुंगेर का जगह है। मुंगेर के बारे में एक और चीज, जब बात मुंगेर का है तो थोड़ा बताना यहाँ पे जरूरी। मुंगेर को सिटी ऑफ गन बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे सिटी ऑफ गन तो मुंगेर आएगा। वहाँ के हैं डॉन कहे या छोटे सरकार, हाँ कुछ कहना बोले। हाँ, छोटे सरकार है तो उनके बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, बहुत फेमस है। इतना क्लियर बोलते हैं कुछ भी, किसी भी टॉपिक पे लेके। और उनके पाई की वजह से नीतीश कुमार सबसे पहले सीएम के लिए, अगर कोई मतलब उनका नाम लेना शुरू किया था ना, ये सीएम बन सकते हैं, तो मुकामा के छोटे सरकार थे, जिनको छोटे सरकार बुलाया जाता है। और भी कुछ इसी तरह के कुछ स्पेशल सीट है। देखो, जो फेमस लीडर हैं जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव, और कौन फेमस लीडर आपको बिहार के लगते हैं? राहुल जी, नीतीश कुमार, जितेंद्र राम मांझी, और भी बहुत सारे हैं। चिराग पासवान तो आजकल, हाँ, उनके बारे में बताइए। वो सोच रहे कि कुछ उन्होंने अपना इलेक्शन में कुछ भारी पलटा, मतलब कुछ योजना बना रहे, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? हाँ, मैं चिराग पासवान जी की फिलहाल अभी न्यूज में आ रहा है कि अभी वो कुछ अलग सा खेल रच रहे हैं इलेक्शन में। बिल्कुल।
चिराग पासवान का जब बात आया तो मैं थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड को पहले लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ चिराग पासवान। चिराग पासवान जी आते हैं, उनके जो पिता हैं पासवान जी काफी ज्यादा फेमस लीडर थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि सरकार किसी भी गवर्नमेंट का रहे, सत्ता में वो जरूर रहेंगे। जो एक हवा होता है ना, राजनीतिक हवा जो बोलते हैं, वो हवा को भांप लेते थे। बहुत ही ज्यादा चालाक चतुर टाइप के वो लीडर थे, समझ रहे हैं। कांग्रेस का सरकार रहे तब भी वो मंत्री रहते थे, किसी भी पार्टी का, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, किधर से न किधर से वो खड़ा रहते थे, हमेशा जीतते थे। वो जब तक जीत नहीं डेथ किए तब भी वो मंत्री ही थे, इलेक्शन में जीते हुए थे। उसके बाद उनके पार्टी का बंटवारा हो गया उनके भाई में और चिराग पासवान जी में। अच्छा, ठीक है। और चिराग पासवान अभी डिप्टी सीएम बन चुके हैं बिहार का, इंडिया के साथ गठबंधन लगा के काफी अच्छा कर रहे हैं। चिराग पासवान इंसान अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, पर पॉलिटिक्स में आके सब नेता वो अच्छे नहीं बन पाए। अच्छा नेता नहीं बना। उसका रीजन ये है राहुल जी, एनडीए के वो गठबंधन में है, आरजेडी के वो खिलाफ नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट वर्ड यूज करते हैं, बहुत रिस्पेक्टली बोलते हैं। ये अच्छा बात है, ये बुरा बात नहीं। बुरा बात ये कभी कभी वो आरजेडी का सपोर्ट करने लगते हैं। हाँ, ये एक मतलब हमारा जो समझ है उस हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए ये सही नहीं है। अगर आप किसी के अगेंस्ट में है तो उसके अगेंस्ट में रहना चाहिए, पर ये अगेंस्ट में नहीं रहते। ये कभी कभी तो बीजेपी के भी अगेंस्ट में बोल देते हैं, जबकि बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। तो ये सब अच्छा, एक बात बताइए, जो पॉलिटिक्स में चलता है, हाँ। तो जैसे कभी किसी के बारे में अपोजिशन में बोल देते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा चीज बोल देते हैं, तो ये क्या, इसमें रोल क्या है पॉलिटिक्स में? क्या उसको ज्यादा वोटों में मिलता है, जनता में थोड़ा हीरो बन जाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? पॉलिटिक्स में ये सब चलता है क्यों? हाँ, बात ऐसा है राहुल जी कि पॉलिटिक्स बोलना तो ये अच्छा बात नहीं है, वर्ड मेरा अच्छा नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स एक धंधा है, ठीक है, और इसमें है कि आप जितना ही अपने आप को चमकाइएगा, मेकअप पोतिएगा, शो ऑफ कीजिएगा, उतना ही आपका कैरियर ब्राइट होगा। ऐसा कुछ लीडर का मानना है जो बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, विपक्ष का भी नेता है उनको रिस्पेक्ट से बोलेगा। जैसे अब एग्जाम्पल में हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। नितिन गडकरी जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उनके हाथ में। अभी कांग्रेस का लीडर हो, आरजेडी का लीडर है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट का कोई भी व्यक्ति हो, बीजेपी के किसी भी व्यक्ति का वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर कोई भी आदमी आज नितिन गडकरी के खिलाफ एक वर्ड गलत शब्द या उनके विपक्ष में कुछ लोग नहीं बोलता है। तो ये भी एक पॉलिटिक्स का एक चेहरा है, पर इसको समझना, इस तरह से डील करना बहुत मुश्किल का बात है। और ये जो एक चेहरा है नितिन गडकरी जी, अभी के फिलहाल में अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें बोल रहे हैं, ये एकदम अपना अलग चेहरा बनाए हुए हैं। तो चलिए आप थोड़ा बिहार पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है, गर्मी बहुत चल रहा है, जो पता है बिहार में यही कमाल है राहुल जी। और यहाँ इलेक्शन आने वाला है, हाँ, 2025 का। जी। तो जैसे एनडीए और आरजेडी वाले जो भी है, ठीक है, जो भी पार्टी है, तो जैसे अपोजिशन में प्रशांत किशोर को बोलते हैं कि इन्होंने अपना वो संगठन तो बना लिया, ठीक है, ये बस जानते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, ये नहीं जानते कि समाज में कैसे चलना चाहिए और कैसे उनको बढ़ावा देना चाहिए, उन चीज़ के बारे में इनको पता नहीं है, ऐसा अपोजिशन वाले कहते हैं। और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि 9वीं फेल क्या ही करेगा, तो उसके बारे में आप बताइए। बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन पूछे राहुल जी, दोनों के बारे में बताइए। हाँ, तो हम आपको पहले दूसरे क्वेश्चन का बात, 9वीं जो फेल है, इसमें इसके जो एगेंस्ट में सफाई में जो जवाब तेजस्वी यादव का जो आया था कि हम चाहते, तेजस्वी यादव का इस पे एकदम मतलब वर्ड बाय वर्ड मैं कॉपी कर रहा हूँ उनका, कि अगर हम चाहते तो मेरे पापा सीएम थे, मेरी मम्मी सीएम, मेरे मामा मंत्री, बहन मंत्री, हम चाहते तो ऐसे फर्जी नहीं बनवा लेते। ऐसे मतलब एक लीडर होके कैसे ऐसे बोल सकते थे। प्रशांत किशोर जी का कहना था, अच्छा ये बड़ा आभारी है आपका कि आप फर्जी कुछ नहीं बनाए। उनका पार्टी में जो है
प्रशांत किशोर जी की पार्टी 2 अक्टूबर को अभी बनने वाली है। अभी तो संगठन ही बोलेंगे, पार्टी तो अभी 2 अक्टूबर को बन रही है। हाँ, 2 अक्टूबर को 1 करोड़ कार्यकर्ता के साथ पार्टी बना रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज तक ऐसे कोई पार्टी नहीं बनी है जो बनने के वक्त 1 करोड़ किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। हाँ, उतना मतलब भव्य तैयारी करना, और वो पूरा ऑर्गेनाइज चलाते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, तेजस्वी यादव का भी आरोप था। पहले तो ये लोग उनको लीडर ही नहीं मान रहे थे, ठीक है, प्रशांत किशोर को। हाँ, प्रशांत किशोर के कह रहे थे ना, नहीं तो बिजनेसमैन है, या बिजनेस करेगा, फिर यहाँ से चले जाएंगे। वही हम भी बोले ना कि हाँ। अपना बना रहे पार्टी, इलेक्शन लड़ने आता है, बिजनेस जैसे बिजनेस हाँ, करना आता हाँ, है, लेकिन बिजनेस करने, समाज को कैसे चलाएंगे वो उसके बारे में। इसके जवाब बहुत खूबसूरत उन्होंने दिया है। वो पहले लीडर को समझाते थे इलेक्शन में क्या करना चाहिए, कैसे जीतना सकते हैं, आपके लिए लीडर के लिए क्या फायदा हो सकता है, पहले वो समझाते थे। उनका कहना कि यही काम हम आज भी कर रहे हैं, बस आज हम जनता में कर रहे हैं, जनता को जाके समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या फायदा है, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या फायदा है, तुम्हारे सोसाइटी, तुम्हारे गांव के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है। वही काम वो भी उनके हिसाब से वो आज भी वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक और बात याद आया अभी, बिहार में अभी 2 साल पहले 22 में कास्ट सेंसन हुआ था। जातीय, बिहार में जाति बहुत ज्यादा बटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हिंदू जाति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हिंदू में कौन कौन जाति है, जो मेन 5, 6, 7 जो मेन जातियां जो बांटा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्शन में फाइट चलता है। हाँ, सीट के लिए, जैसे कि आरजेडी है ना, उनका मेन रहता है कि यादव वोट, ठीक है ना। तो इस समीकरण को आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बिहार में कौन कौन मेन जातियां, कितने % मतलब उनका हिस्सा है। क्योंकि बिहार में एक नारा चला हुआ था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये नारा उस समय चला था, ये जो कास्ट सेंसन हुआ था। आप पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए कितने पार्ट में बटा, फिर मैं इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कास्ट के जो पार्ट में बटे हुए जो सीट वगैरह जो भी हिंदू जो कास्ट में बटे उनमें बताइए, क्योंकि उन्हीं को वो लोग बता पा रहे हैं, नहीं। तो जैसे है यादव है, तो यादव का 14% है, ठीक है। और सेकंड पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में 3.65%, ठीक है। और राजपूत है जिसमें 3.45% है, ठीक। मुसहर है 3% है, भूमिहार 2.86% है, कुर्मी 2.81, मल्हा 2.81, और बनिया 2.3 और नोनिया 1.9% है। तो ये जो सीट है हिंदू धर्म में, जो कास्ट में जो है, उन पे ये सीट जितना % उन लोग को मिला गया उस हिसाब से लोग करते हैं। देखिए, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से उन्होंने जातियों में किसका कितना हिस्सेदारी है, वो आपने बताया। पर मैटर ये है, जो कास्ट सेंसन हुआ, ठीक है ना, 14% आपने बताया, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मुसहर, कुर्मी, मलाह, बनिया, नुनिया, ये जो भी है ना, सिर्फ बाहर के लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है जातिवाद पे, समझ रहे हैं। ये सब ले लीजिए ना, तो आप सिर्फ अगर हिंदू को ले ले तो हिंदू ही 80% आबादी है बिहार में हिंदू का, ठीक है। एक और बात चलता है हिंदू मुस्लिम, समझ, ये तो हिंदुस्तान में ही आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम। हाँ, पर बिहार में जाति के बाहर भी लोग वोट देते हैं। बिहार में लोग के पास ऑप्शन नहीं था, एक था लालू यादव जी आरजेडी, और दूसरे तरफ थे एनडीए, तीसरा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। मेरे दादाजी कम्युनिस्ट से थे, ठीक है। उनसे जब कोई वोट मांगने आता था तो पूछते थे काना पार्टी से वाला, तो बताते थे, तो कहते थे तू एनडीए के गठबंधन में बाड़ा, तो हम तोरा के वोट ना दे। ऐसी भोजपुरी में मेरा कि हम तोरा के वोट ना दे, हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता था, तो आरजेडी को अक्सर वोट देते थे, ठीक है। तो बिहार में ऑप्शन का कमी था, अच्छा, समझ रहे हैं। तो अब जब प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं ना, तो इलेक्शन में बात हो ही रहा है, तो एक क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना था, ये जी जी,
जो अभी फिलहाल में पता चला है, अभी फिलहाल में कि आरजेडी जो तेजस्वी यादव है उन्होंने अपना जो पहले उनका हरा गमछा लेके चलना था, हरा गमछा उनका पहचान था उनका, उन्होंने अचानक से बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया। उन्होंने अब कर दिया हरा टोपी और बैच। ये किस कारण, ये कोई खेल है या कुछ रचना इन लोग का है कि हाँ बिहार पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में बताइए। कुछ इलेक्शन में इस चीज़ से हेल्प मिलेगा क्या, उसके बारे में बताइए। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा राहुल। समझना है ना, इसमें भी अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी का खेल है। ठीक है, कैसे खेल है इसको हम आपको बताते हैं। वो जो उनका रिपोर्ट, उन्होंने अपना बयान जारी किया कि आज से हमारा हरा गमछा नहीं पहचान रहेगा, आपको नहीं इस्तेमाल करना है, पार्टी है किसी काम में। उससे ठीक सप्ताह भर पहले प्रशांत किशोर जी का रिपोर्ट एक आया था, इंटरव्यू आया था। उसमें उन्होंने कहा था आरजेडी का पहचान ही क्या है, हरा गमछा सब ध लेते हैं, मुरेठा बांध लेते हैं और रोड पे घूम के गुंडागर्दी करते हैं। और सच पूछे तो बिहार में आरजेडी का एक छवि गलत है। आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता है उनके बारे में बिहार में थोड़ा सा एक छवि खराब है। इस बात को एक्सेप्ट सभी को करना पड़ेगा, सभी करते भी हैं। एक गुंडाई, समझ रहे हैं ना, एक लफुआगिरी वर्ड होता है, वो लफुआगिरी सब करते रहते हैं। माथा में एक मुरेठा बांध लेंगे, मुंह में पान चबाएंगे और कहेंगे कि हम ही हैं लालू यादव के असली राइट हैंड, चाहे वो कोई भी हो, चमचा भी हो चाहे कोई भी हो। और बिहार का लालू यादव जी का जो छवि है तेजस्वी यादव बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई यहीं से शुरुआत करते हैं कि आज से हम लोग गमछा को बैन करते हैं। गमछा, हरा गमछा नहीं, पहचान ही नहीं रहेगा आरजेडी का, नॉर्मल रख ही सकते हो, कोई बात नहीं। बैच टोपी अब रहेगा, पहले भी था बैच टोपी, तीनों था, बैच टोपी और हरा गमछा आरजेडी का पहचान। यहाँ तक ये भी था कि अगर आप हरा गमछा रखे हैं तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी। आरजेडी का मतलब ऐसा भी एक समय था जब दबदबा था। और तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लालू यादव जी का सरकार बना था समानता के लिए। गलत है उसको भी आपको बोलना पड़ेगा, सही है उसको भी बोलना पड़ेगा। और हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट किसी भी एक पक्ष से नहीं हो सकता है, दोनों पक्ष को आपको रखना पड़ेगा। तो लालू यादव कैसे शासन में है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज्यादा भेदभाव था, ऊंच जात नीच जात, ब्राह्मण राजपूत का वर्चस्व था बिहार में, छोटे जातों पे अत्याचार हो रहा था। तब लालू यादव एक छोटे से गांव से निकले, समझ रहे हैं, और कहे कि समानता हम लेकर आएंगे। मतलब ऐसा था कि राजपूत के सामने में कोई चप्पल पहन के नहीं गुजरता था। बिहार में ऐसा शासन था। बिहार में अफसरवादी चल रहा था, जो अफसर सब थे ना खुद को बॉस समझते थे। लालू यादव ने बताया नहीं नहीं ये तुम्हारा नौकर है, एसपी डीएम, वो खुद खैनी खाते थे। माइक पकड़िए, हम आपको थोड़ा बताते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। वो खुद मेरे तरफ रखिए, वो खुद खैनी लालू यादव खाते थे, ऐसे मलते थे और कहते थे तुमको बनावत नहीं खैनी, ऐसे एसपी डीएम को बोल देते थे। एसपी डीएम कुर्सी पे बैठा हुआ है, आम आदमी जो किसान है, जो मतलब चप्पल नहीं पहना है, फटा कुर्ता पहना है, उसको कहते थे कुर्सी पे बैठा, और डीएम को कहते थे नीचे बैठ, तू नीचे बैठ। भोजपुरी में उनके स्टाइल का कपड़ा का बनियान पहन लेते थे, नीचे लुंगी पहन लेते थे, खैनी ऐसे मलते हुए। पिकदान, पान जो खा के जो थूक बिकते हैं उसको पिकदान बोलते हैं, जिस बर्तन में बिकते हैं। एसपी डीएम को कहते थे उठाओ, और उसमें बिकते थे। आम जनता को कहते थे उसमें बिको। वो आम जनता को ही जताए थे कि देख ये तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। किसी से डरने का जरूरत नहीं है, चाहे वो राजपूत हो ब्राह्मण हो, किसी के अंडर में कोई जाति नहीं रहेगा। ऊंच नीच का जो ये भेदभाव का जो बहुत ही कुप्रथा था, उसको खत्म करने का श्रेय लालू यादव जी को दिया जाता है। और रेलवे में भी उनका काफी ज्यादा योगदान है।
गलत किए उसका मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, जो अच्छा किए मैं उसको बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव का कहना था कि लालू यादव जी इस पे राजनीति किए थे और हम नए युग के लीडर हैं, युवक हैं, तो हम लोग इस पे काम करेंगे कि अब क्या है कि अब हम लोग को नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा क्लासरूम चाहिए, क्लास में पढ़ाई हो ये भी मैटर होना चाहिए, ठीक है ना। लॉ सही ढंग से काम करे, इम्प्लीमेंट हो, कोई आतंकवादी नहीं हो, कोई मैटर नहीं हो, इस पे अब उनका राजनीतिक आ गया है। जैसे उनका है कि हम मुख्यमंत्री बनते मात्र 10 लाख नौकरी देंगे, पहला मेरे फैन से यही साइन, वैसा तेजस्वी यादव जी का है। और जैसे भाषण देते एक एक छोटे छोटे मुद्दे पे मतलब एक एक स्टेट का जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उस पे वो फोकस करते हैं। जैसे हम आते हैं मोतिहारी से, हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ में एक चीनी मिल है, कई दशकों से बंद चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि 2014 के इलेक्शन, सॉरी हाँ 14 के इलेक्शन, सही 14 के इलेक्शन में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे तो बोले थे कि अगली का बार आएंगे तो यहीं के चीनी मिल का चीनी से चाय पी कर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार आया पर उसका कुछ भी चीनी मिल का नहीं हुआ। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है मोतिहारी, पर चीनी मिल पे एक मतलब ऐसा करते हैं ना, खर भी नहीं हिला है चीनी मिल के ऊपर। विकास हुआ है, ओवरब्रिज बना है, मरीन ड्राइव बना है, सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है मोतिहारी के बात हम बता रहे हैं आपको। गांधी ऑडिटोरियम बना है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें लगता है कि हमको 2-3 लाख सीटिंग कैपेसिटी होगा, इससे ज्यादा होगा, एग्जैक्टली हमको नंबर नहीं पता, मतलब इतना बड़ा है। अच्छा चीज हुआ है, पर चीनी मिल पे नहीं हुआ है, क्योंकि चीनी मिल पे उन्होंने बात किया था प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं बोलता। और अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे तो हम इस पे काम करेंगे। तो ये सब है मैटर। तो टोपी का जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि क्यों गमछा हटा है, तो बस आरजेडी का जो छवि है, एक गलत छवि बिहार में बन चुका है, उस छवि को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट अपना जारी किया कि आज से ये जो गमछा है आरजेडी का पहचान नहीं रहेगा, उसी समय उसके एक दिन बाद ही प्रशांत किशोर जी का मैसेज आया, कहा कि ठीक है, अच्छा हुआ कि कम से कम मेरा बात माने, वो 10वां पास कर लेंगे तो हम उनको 10वां पास भी करेंगे, ऐसा उनका कमेंट था। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ जी 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 बिल्कुल। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है जी। तो अभी चल रहा है बहुत इलेक्शन वगैरह का बहुत चल रहा है, हर स्टेट में कुछ बिल्कुल चल रहा है अभी। तो अभी जो बिहार में नया पार्टी आया, सामने वाले बहुत अपोज भी कर रहे कि हाँ, अब बिहार जनता वाले को लग रहा है कि नया पार्टी आ रहा है, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, अपना पार्टी का फंडल आ रहा है, संगठन आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि बिहार का डेवलपमेंट होगा और बिहार के जो पब्लिक है उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो उससे मतलब, और फिलहाल न्यूज़ में ये भी चल रहा है, अभी आपको हर न्यूज़ में यही चल रहा है इलेक्शन के बारे में, तो अभी फिलहाल में यही न्यूज़ पे चल रहा है कि क्या प्रशांत किशोर वोट काटेंगे या विकल्प बनेंगे, इसके बारे में बताइए। वाह, क्या मतलब कमाल का क्वेश्चन आपने आज पूछा है मुझसे कि विकल्प बनेंगे या वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर के हिसाब से पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद मैं अपना आपको राय देना पसंद करूंगा। प्रशांत किशोर का ये मानना है ना कि ये लड़ाई आर नहीं तो पार, इलेक्शन जीतेंगे तो पूरा मतलब पूरे सीट पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे, और नहीं तो हम जीत भी नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी का जो एक्सपीरियंस है काफी बड़ा है, एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स के दुनिया में, पर वो आज तक वो किंग मेकर थे और अभी वो खुद किंग बनने का कोशिश कर रहे हैं या किंग है, समझ रहे हैं ना। तो ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में जो आरजेडी पार्टी है, कोई अगर उसको हल्के में ले, कोई भी ले उस पार्टी को अगर कोई हल्के में ले तो ये उनके राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि बिहार का पहचान लालू यादव है। उन्होंने बोला भी था कि उन्होंने बोले भी थे कि हम
और किसी पार्टी को हम आने ही नहीं देंगे। मतलब आरजेडी है तो आरजेडी ही रहेगा बिहार में, जो भी इलेक्शन मतलब जो पार्टी है आरजेडी रहेगा। ना हम बीजेपी को आने देंगे, ना कांग्रेस को आने देंगे, ना ही किसी और पार्टी को आने देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। देखिए बिहार में तो ऐसा कि जो भी पार्टी है ना, बिहार में प्रशांत किशोर जी को अगर छोड़ दे तो सारी पार्टियां दो भाग में बढ़ चुकी हैं। एक एनडीए गठबंधन में बढ़ चुकी है और दूसरा एनडीए गठबंधन INDIA करके जो कांग्रेस ये सब पार्टियां जो है। तो बिहार में दो धुरिया में पार्टी बांट दिया गया है और ये तीसरे प्रशांत किशोर जी साइड से खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी का जो टेक्निक है पॉलिटिकल काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज है। उनके एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका, ऑनलाइन कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नया नया ग्रुप बनाते हैं, युवा को इंक्रीज करते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाओ, हम कंटेंट देते, सब चीज प्रोवाइड करते हैं युवा को और कहते हैं कि हम इसके बदले तुमको पैसा भी दे रहे हैं। अब तुम यूट्यूब से कमा रहे हो वो भी पैसा, उसके अलावा भी वो पैसा देते हैं रिचार्ज के लिए, समझ रहे हैं। तो उनका वोट काटना तो उनके लिए सब अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उनको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। पर हाँ टक्कर हम बोल सकते हैं, टक्कर अगर कहे तो आरजेडी और प्रशांत किशोर जी में 2025 के इलेक्शन में। जी 2025 के इलेक्शन में कमाल का एक बात है ना कि कुछ दिन पहले कोई उनको मानने के लिए नहीं तैयार था कि वो इलेक्शन में मतलब कुछ है, और आज देखिए आज हम लोग भी बात कर रहे हैं आरजेडी और प्रशांत किशोर जी। नीतीश कुमार जी का कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन का कोई बात नहीं कर रहा है। दो यहाँ पे खेला है, समझिए। एक तो आरजेडी के पास फेस है, ठीक है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में एक बहुत ही बड़ा कमी ये है कि उन लोग का फेस क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं। एक आपको हम एनडीए गठबंधन का एक छोटा सा स्टोरी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जो मेन लीडर बिहार में जो सबसे ज्यादा फेमस चर्चित है, उनका नाम है क्या नाम है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कसम खाया था और मुरेठा बांधा था कि जब तक नीतीश बाबू को हटाएंगे नहीं सीएम के पद से तब तक इस पगड़ी को नहीं उतारेंगे, नहीं खोलेंगे इस मुरेठा को। बिहार में पगड़ी को मुरेठा बोलते हैं, इसलिए मुरेठा। और नीतीश बाबू इतने खिलाड़ी हैं, इतने बड़े वाले खिलाड़ी हैं कि उनका पगड़ी भी खुलवा दिए सम्राट चौधरी जी का। और जिस समय वो खोले थे उससे पहले और उस समय भी बिहार के वो डिप्टी सीएम थे, ठीक है। और अभी के समय में वो डिप्टी सीएम पद से हट चुके हैं। वो किसी भी स्पेशल क्या बोलते हैं जिम्मेदारी या दायित्व पे नहीं, ठीक है। अभी डिप्टी सीएम चिराग पासवान है, अभी थोड़ा दिन पहले बात हुआ है चिराग पासवान जी के बारे में, तो अभी वो है नहीं, तो वो भी थोड़ा सा साइड में है। तो भले पब्लिकली नहीं बोले पर अंदर तो एक दुख है कि डिप्टी सीएम पद से भी उनको हटाया गया। भले कहने के लिए बोलते हैं कि पार्टी कुछ भी कहेगी वो भी करेंगे, पर उन्होंने कसम खाया था कि पगड़ी नहीं उतारेंगे। सम्राट चौधरी, चाहे बिहार के कोई भी नेता को या कोई भी आदमी को ऐसे कसम खा के ऐसे तोड़ना है बहुत बड़ी बात है। सम्राट चौधरी जी का तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इस तरह से उनके साथ हुआ। नीतीश कुमार खेल तो किए हैं, नीतीश कुमार हैं एकदम मतलब पासवान जैसे, समझ रहे हैं। वो कब पाला बदल देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। आरजेडी के जो हेड है तेजस्वी यादव, वो आज भी कहते हैं नीतीश चाचा, फुल रिस्पेक्ट देते हैं। अभी फिलहाल मिले थे तो पैर छू के प्रणाम करते हैं, नहीं समझे। तो उनके लिए तो भैया चलो प्रशांत किशोर जी को अगर हराने का एक वैसा आइडिया मतलब मेरे हिसाब से एक रास्ता मेरे को जो दिख रहा है कि उनको कैसे हराया जा सकता है। आरजेडी और जदयू अगर फिर से गठबंधन कर ले तो प्रशांत बाबू को जितना मुश्किल है तो मतलब बहुत कठिन है, और नहीं तो भैया बहुत गर्मा नहीं तो फिर कहाँ प्रशांत किशोर जी का है दम है। हाँ, अगर ये दोनों गठबंधन में ना आए तो प्रशांत किशोर जी का बिहार पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कोई और क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन तो नहीं है।
ये रहा हमारा कुछ खास, हम नाम बता देते हैं आप लोग को बिहार के जो सबसे चर्चित। अच्छा, उससे पहले जी, माफ करिए, जी, उससे जी, पहले हमें बिल्कुल। बताइए, जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2025 के बिहार के इलेक्शन के बारे में, अंदाजा लगाए ताकि हमारे सबको पता चले कि क्या होने वाला है, उसके बारे में अंदाजा लगा के बताइए। अंदाजा मतलब आप क्या मतलब सुनना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कौन जीतेगा कौन हारेगा? कौन, हाँ मतलब अभी पता ही है कि क्या क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो सब देख के, ठीक है, वो सब देख के आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कैसा होगा, मतलब सीट वगैरह कैसा होगा, वो सब बताइए। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है राहुल जी। बिहार के पॉलिटिक्स समझने के लिए मतलब डायरेक्ट आप क्लियर कह दे कि ये आदमी जीत रहा है ये आदमी हार रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 2024 के समय में ये माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कह रहे थे कि हम 40 को सीट है वहां पे, कि 40 के 40 सीट जीत रहे हैं, 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। बोलने का उनको हक था क्योंकि पिछले साल लगभग उनको 38 के आसपास में सीट थी बीजेपी की सीट, तो इसलिए बोल रहे हैं हम तो जीत रहे हैं 40 के 40 सीट। पर एकदम इस बार गोबड़े कर दी, समझ रहे हैं? तो बिहार में आप डायरेक्ट किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को नहीं कह सकते। बिहार में जब आप जाएंगे आम पब्लिक से बात करेंगे तो बोलेंगे कुछ और। वोट में लोग दारू मुर्गा चलता है, हर जगह चलता है, वो लोग लेंगे, वही लेंगे भी, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। पर जब वो बूथ पे जाते हैं, जब वोट दबाते हैं, तो फिर उनका माइंड चेंज रहता है। तो बिहार के पॉलिटिक्स में अगर आप कह दें नहीं आरजेडी जीत रही है, जदयू जीत रही है, चाहे किसी एक पार्टी का अगर नाम रख के अगर हम डायरेक्ट बोल दें जीत रही, नहीं भाई, टक्कर में हम बोल सकते हैं कि इनके टक्कर में ही रहेंगे, इनके टक्कर में ही रहेंगे। नहीं तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है, कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक हाँ, है, जी जी ठीक है, ये तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि जैसे चलिए आप दो पार्टी को ले लेते हैं, जन स्वराज आएगी, अब वैसे भी 2 हाँ, 2 तारीख अक्टूबर को आ रही है, तो जन स्वराज और आरजेडी, जी जी। क्या लगता है कि इन दोनों को, जो बिहार का जो पॉलिटिकल सीट है, क्या लगता है कि किसके पक्ष में कितना सीट जाएगा? देखिए, आपके अंदाज से बताइए। ऐसा कि बिहार के पॉलिटिक्स को मुझे लगता है कि मैं बहुत डीपली समझता हूँ, फॉलो करता हूँ। बिहार की जो जो खास खास सीट है या लगभग सारे सीट को काफ़ी ज़्यादा मैं डीप ऑब्जर्व करता हूँ। तो अभी बिहार में सीट अनाउंस नहीं किया गया है कि किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक नया पार्टी है, पहला बात, और वो किस सीट से किसको खड़ा कर रहे हैं ये भी फैक्टर है। मेन फेस पे भी इलेक्शन होता है, पर बिहार में हर जगह ही काम नहीं आता है। हम आपको बता चुके हैं ना पहले ही, मोतिहारी, बेगूसराय, पप्पू यादव को ही देख लीजिए, पूर्णिया। तो बिना ऐसे अभी सीट क्लियर किए हुए ये बताना पॉसिबल ही नहीं है। हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी ना बता पाएंगे, वो इतने जानकार है ना, वो भी नहीं बता पाएंगे। वो अगर ये सोच ले प्रशांत किशोर कि सिर्फ प्रशांत किशोर के नाम पे, सिर्फ उनके चेहरा पे, जैसे 2019 में मोदी जी के चेहरा पे पूरे देश में वोट दिया गया था, अगर प्रशांत किशोर जी अगर वैसा सोच रहे होंगे अगर बिहार में कि प्रशांत किशोर के चेहरा पे पूरे बिहार में कहीं वोट दे दिया जाएगा, तो ना भैया ना। प्रशांत किशोर मतलब ऐसा तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो भी नहीं पॉलिटिक्स, जैसे उनका स्पीच अभी आ रहा है, हाँ, ठीक है ना, मैं उनके सारे स्पीच को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, तो कभी कभी ऐसा उनको लगता है, कभी कभी, मैं इस वर्ड को काफी ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी उनकी जो बात में ना थोड़ा सा एरोगेंस या थोड़ा सा कुछ तो आ जाता है कि नहीं मेरे नाम पे भी वोट पड़ेगा। अगर इसको उनके माइंड में अगर थोड़ा भी हो, मैं भगवान से मैं खुद दुआ करूंगा कि प्रशांत किशोर जी के माइंड में ना हो। बहुत तो सीट चुनने के वक्त ना खास करके ध्यान दें, एक एक सीट पे उनका अगर डीप ऑब्जर्वेशन, डीप रीड करके अगर वो उस सीट के बारे में अगर प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे तो प्रशांत बाबू का बहुत मुश्किल है। बिहार बिगिनर्स के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर को हम बिगिनर्स बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, नहीं हम बोल सकते हैं, उतनी मेरी समझ विकसित नहीं है कि हम प्रशांत किशोर जी के सोच पे हम कुछ मतलब प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। पर हाँ,
बिहार का पॉलिटिक्स बहुत डीप है, समझना बहुत मुश्किल है। कितना बड़ा का समझदार हो, कह रहे हैं ना, चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को, पर उनका भी जब वो बिहार में आते हैं तो उनका भी सारा चाणक्यगिरी निकल जाता है। समझ रहे हैं? बिहार का पॉलिटिक्स आप सोचे कि बाहर से आप आके आप यहाँ पे रंगदारी कर लीजिएगा तो ना, ये पॉसिबल नहीं है। प्रशांत किशोर जी का एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट अगर मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ऐड करने का उस वीडियो को। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि बिहार कास्ट पॉलिटिक्स पे नहीं खेलती है। ये एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर वो सचमुच इसको प्रूव कर दे तो भाई सैल्यूट है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी का भी नाम है बहुत अच्छा, अभी काम जैसे हो रहा है, तो काम अभी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी बिहार में कुछ खास काम हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे बिहार पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, वो तो बहुत सालों से चल रहा है। चल रहा है, ये कमाल का, ठीक है, बहुत सारा पर प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है ना। कई वो स्टेडियम बना है बिहार में अभी, और वो ब्रिज भी गिरा है। कहा आप नीतीश कुमार के विरोधी हैं क्या? बता रहे बिहार गिरा है, ये बात सही है, पर आप सबको देखना पड़ेगा, नहीं सर? दोनों चीज देखिए। दोनों तो बस चीज बता रहे हैं कि हाँ क्या हाँ, तो मैं अच्छा बात बताता हूँ अच्छा बात बताता हूँ, क्योंकि आप किसको देखना चाहते हैं, नहीं समझिए, ठीक है, बुरा चीज को दिखाना हमारा फर्ज है, एज ए जर्नलिस्ट बताना जरूरी, पर कुछ ऐसा चीज है जिसको आज हम बहुत ही हाईलाइट करके, मैं इस पार्ट को, राहुल जी आप कोशिश कीजिएगा इस पार्ट को अलग भी अपलोड करने की। बिहार में एक स्टार्टअप योजना चल रहा है, ठीक है, जिसमें 10 लाख रुपया तक दिया जा रहा है जीरो इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? 10 लाख रुपया में कोई भी आदमी अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, स्टार्टअप के लिए उन्होंने पटना में एक बहुत ही आलीशान, वर्ड एकदम ध्यान दीजिए, आलीशान ऑफिस बनाया है, जो एक ही ऑफिस में इधर 5 आदमी बैठ के अपना टेबल वाल चेयर वो सब देते हैं, एसी वाला है, चाय वन सब चीज। और स्टार्टअप पे मतलब काफी ज्यादा उनका जोर है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में अभी कुछ दिन मतलब लगभग 2 या 3 मंथ पहले का रिपोर्ट है कि बिहार से 17 यूनिकॉर्न कंपनी निकली, 17। समझ रहे? ये बहुत ही बड़ा और गर्व के लिए भरी हुई बात है कि बिहार में इतनी बड़ी यूनिकॉर्न, बल्कि वो बिहार में काम कर रही है, नहीं बिहार से बाहर काम कर रही है। ये रहा हमारा आज का रिपोर्ट बिहार इलेक्शन पे। अगर आप ऐसे ही वीडियो सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रीमियम ट्रूथ 24/7 और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। राहुल जी आप थैंक यू नोट्स, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल। तो जैसा कि आप देखिए, आज हम बात किए बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, पूरा विस्तार में बात किए, और आशा करते कि आप लोग को पता ही जान ही जाओगे कि क्या बिहार पॉलिटिक्स के बारे में पूरा आपको मिली, मतलब इस वीडियो से आपको पूरा क्या ज्ञान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया राहुल जी। तो यही वीडियो अब हम अच्छा लगा आपसे बात करके सौरभ जी थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए, बाकी अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।